नमस्कार। लास्ट क्लास में हम लोग एल्काइंस में हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस तक पहुंचे थे, है ना। और हम लोगों ने बात करी थी कि भाई वो हाइड्रेशन जो है वो केवल डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं हो सकता है, साथ में क्या चाहिए होता है, कोई हैवी मेटल जैसे कि Hg2+, Ba2+, इस तरह का कोई हैवी मेटल जो स्पाइक क्लाउड डेंसिटी को क्या करता है, लूजन अप करता है। ठीक है। अच्छा, बाकी बात जो इसमें थी वो क्या थी कि मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट इन जनरल हम लोग एल्काइंस में देखें कि रीअरेंजमेंट किसी भी रिएक्शन में नहीं हो रहा है क्या, HX का एडिशन देखे, हैलोजन का देखे, हाइपोहेलस एसिड का देखे, हाइड्रेशन देखे, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्काइंस में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इससे एकदम निश्चिंत रहना है। ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। इसके क्वेश्चंस भी आसान होते हैं, हाँ, बट एक बार लगाना ज़रूरी है ना। अगर आप नहीं लगाओगे तो वो प्रैक्टिस, उसका एप्लीकेशन नहीं बनेगा। ठीक है ना। हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसको जब तक आप सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करोगे, डिफरेंट सर्टेन कंडीशंस में जो दिया रहता है, जैसे उस बात को पकड़ना, अगर जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप इसके क्वेश्चन स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं कर पाओगे, नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लगाइए, पहली बात तो। दूसरा, हम लोग एल्कीन्स में हाइड्रेशन का 3 तरीका देखे थे। एक देखे थे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जिसमें कार्बोकेटायन बनता था, रीअरेंजमेंट होता था और सारी कहानी थी। ठीक है। एक देखे थे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, जिसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन से रिएक्शन होता था। मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब वही H वहाँ जाएगा जहाँ पहले से H ज़्यादा हो, और OH वहाँ जाएगा जहाँ H कम हो। याद आ रही है बात? या मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि मार्कोनिकॉफ हम लोग जब भी बोलते हैं तो बातें उसके बारे में चाहे जो हो, है ना। मार्कोनिकॉफ मतलब डिफिनीशन तो यही है कि इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, है ना। तो जब भी मैं मार्कोनिकॉफ बोलता हूँ तो आप हमेशा मॉडर्न डिफिनीशन को ध्यान रखेंगे। समझ गए ना बात? ये मत सोचना कि मार्कोनिकॉफ पहले तो ऐसे किए और अब हम लोग डिफिनीशन से चल रहे, नहीं, डिफिनीशन बोल रहे हैं क्योंकि मार्कोनिकॉफ का डिफिनीशन वो है। ठीक है। लेकिन रिएक्शन कैसे कराओगे? जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा उसी के करस्पॉन्डिंग H+ अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर बात है कि मॉडर्न डिफिनीशन के हिसाब से मैं मार्कोनिकॉफ बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मैं मार्कोनिकॉफ बोल रहा हूँ। ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर एक मेथड हम लोग ने देखा था डाइल्यूट H2SO4 के साथ, एक देखा था ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन प्रोसेस, है ना, जिसमें मार्कोनिकॉफ होता था। ठीक है। और एक पढ़े थे हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो यहाँ पर भी अब हम लोग एक तरीका पढ़ लिए HgSO4 के साथ वाला, उसको मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कि वो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की तरह हो गया, क्योंकि रिएरेंजमेंट नहीं हो रहा, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, की तरह बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं है। अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हाइड्रेशन का मेथड पढ़ा वो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन नहीं है, नहीं, लेकिन उसकी तरह बोला जा सकता है क्योंकि वहाँ पर भी रीअरेंजमेंट नहीं है और मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, ये बात है। ठीक है। और दूसरा मेथड अब हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो हाइड्रेशन में नेक्स्ट मेथड जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन में भी पढ़े थे हम लोग ये बात। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग याद करें रिएजेंट वगैरह तो हम लोग एक एल्काइन ले लेते थे, ठीक है ना। वहाँ पर एल्कीन लेते थे, यहाँ एल्काइन ले लिए हैं, और हम लोगों ने ले लिया है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। इससे होगा हाइड्रोबोरेशन। ठीक है। तो क्या होता था भाई, ये BF3 अपना लुईस एसिड होगा, ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, इसका एक H निकल कर इस वाले पर आएगा, RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ H आएगा और BH2 ऐसा कुछ बन जाएगा। नहीं, एक पाई बॉन्ड टूटकर इस बोरॉन से बॉन्ड हो गया है, इस बोरॉन का एक हाइड्रोजन इससे आके जुड़ गया है। अगर आप उसका मैकेनिज्म
देखें जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था तो वही मैकेनिज़्म है और उस मैकेनिज़्म से ये बन गया। अच्छा, वहाँ पर क्योंकि सिर्फ एल्कीन होता था तो वो ट्राई एल्काइल बोरेन बनता था ना, एल्काइल बोरेन। ये क्या बना है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड BH2 है। या मैं और थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख दूँ, देखो ये बना है RC, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर BH2। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है तो इसको बोला जाएगा क्या, विनाइल बोरेन। दिस इज विनाइल बोरेन। ठीक है, अब एक बार इसको कनेक्ट करते हुए चलना है ना, पीछे से इससे कनेक्ट करते हुए चलना है। वहाँ पर जो स्पीशीज़ बनती थी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में, वहाँ पर ऐसा पाई बॉन्ड हुआ करता था जिसका BH3 के साथ रिएक्शन करा देते थे तो ये इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता था। एक H आकर यहाँ जुड़ जाता था RCHH और यहाँ CH2 और BH2, ऐसा बनता था ना, ये एल्काइल बोरेन बनता था। यहाँ पे क्या बना है, विनाइल बोरेन। तो वहाँ ये बनता था क्योंकि पाई बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बना। क्लियर हुआ डिफरेंस? अब देखो, तो अब इसके पास कोई पाई बॉन्ड और नहीं है वहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करा देते थे H2O2 OH माइनस के साथ, तो यहाँ पर OH आ जाता था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ओवरऑल होता था, सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री होती थी। यहाँ पर अगर अब इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो यहाँ पर भी OH आ जाएगा, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ एक दिक्कत है। यहाँ दिक्कत क्या है, क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी है ना, और अगर इसका रिएक्शन है ना, मतलब ऑक्सीडेशन कराने से पहले बहुत सारे BH3 मॉलिक्यूल तो और भी होंगे, तो क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है तो इसका चांसेस ये भी है कि ये पाई बॉन्ड भी एज लुईस बेस किसी BH3 मॉलिक्यूल पर जाकर क्या कर जाए, कोऑर्डिनेट कर जाए। तो इसका बॉन्ड एक बोरॉन से तो है ही, एक और बोरॉन से हो जाएगा। अब अभी केवल एक ही बोरॉन पे जुड़ा था ये और दो हाइड्रोजन अभी थे, अभी सिर्फ विनाइल बोरेन बना था। ट्राई विनाइल बोरेन भी बनेगा और तीनों के पास ऐसे ऐसे पाई बॉन्ड होंगे। एक इसके पास है ही, दो हाइड्रोजन की जगह दो विनाइल ग्रुप और आ जाएंगे, तो उसके पास भी पाई बॉन्ड होंगे, तो वो भी अलग अलग BH3 मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो क्या हो रहा है ओवरऑल देखो ज़रा, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड किसी दूसरे BH3 के साथ बॉन्ड बना लिया, बढ़िया बात। अगर इन दोनों हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर भी इस तरह का एल्काइन यहाँ जुड़ जाए तो यहाँ पर भी विनाइल ग्रुप आ जाएंगे। फिर वो दो ग्रुप हैं उनके पास भी पाई बॉन्ड है तो वो किसी और BH3 के साथ बॉन्ड बना लेंगे, है ना। इसके पास पाई बॉन्ड था ही नहीं तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं था, लेकिन इसके पास ऐसा पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है। समझ के बाद तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ना कि कोई एल्कीन उस बोरॉन से जुड़ा है, इस बोरॉन से भी जुड़ा है, एक एल्कीन उस बोरॉन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है, मतलब एक पॉलीमराइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इससे जुड़ गया, फिर यहाँ पर भी जो विनाइल ग्रुप होगा वो किसी और से जुड़ जाएगा, फिर वो किसी और से जुड़ जाएगा, फिर ये किसी और से जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो पॉलीमराइज होता दिखाई दे रहा है, मतलब एक हैपोजेट सा पॉलीमर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग BH3 THF लेते हैं तो एक स्टेप के बाद यहाँ पर फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स ऑफ बोरॉन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स ऑफ बोरॉन, कॉम्प्लेक्स ऑफ बोरॉन बोलने का मतलब बहुत सारे बोरॉन के साथ बहुत सारे एल्काइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप सब जुड़ा रहेगा, सब पॉलीमराइज करता चला जाएगा। तो अब उसके ऑक्सीडेशन करने से एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, या ये बोला जाए कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मिक्सचर मिला मतलब कुछ नहीं मिला, है ना, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। समझ के बाद तो इस वजह से एल्काइन का जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो BH3 के साथ नहीं कराया जा सकता है। समझ के बाद ना, इसकी जगह पर हमको इसका एक मॉडिफाइड वर्जन लेना होता है ना, मतलब इसकी जगह पर, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ जाकर फेल कर जाता है। फेल मतलब एक
अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिससे कोई प्रोडक्ट हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट या कोई एक मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस है ना, ये रिएक्शन को फेलियर की तरफ ले जाता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर BH3 THF की जगह इसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म ले लेते हैं, है ना। और वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है डाई आइसोअमाइल बोरेन। डाई आइसोअमाइल बोरेन मतलब ट्राई, ये बोरेन नहीं लेते, डाई आइसोअमाइल बोरेन ना। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है, ठीक है। और इस ग्रुप को हम लोग आइसोअमाइल ग्रुप बोलते हैं कॉमनली, ठीक है। तो ये आइसोअमाइल ग्रुप हो गया और एक ही इसके पास हाइड्राइड है ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं क्या, SIA, साया 2BH, है ना, आइसोअमाइल है ना, तो इसको SIA2BH ऐसा लिखते हैं। ये होल ट्वाइस हो गया, तो डाई आइसोअमाइल बोरेन। तो इसका मॉडिफाइड वर्जन ले लेने से अब ये फ़ायदा हो जाता है कि इसके पास एक ही हाइड्राइड ट्रांसफरेबल है ना, तो केवल एक ही से जुड़ सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो इसके पास हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, तो एक बार ये किसी से जुड़ेगा तो फिर दूसरे मॉलिक्यूल से इसका जुड़ना पॉसिबल नहीं होता। समझ के बाद, तो इसकी जगह पर हम लोग ये ग्रुप ले लेते हैं। बाकी सारा काम जो है वो एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, बस ये ना लेकर हम लोग ये ले लेते हैं। इतनी बात आई समझ में? तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग रिएक्शन थोड़ा समझा जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया भाई? देखो तो अब ओवरऑल बात करी जाए तो इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर का और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट। और स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर भी सिन होगी, ठीक है, यहाँ पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सिन। मतलब अगर अब एक एग्जांपल लें तो हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन हम लोग करा दे रहे हैं किसके साथ, डाई आइसोअमाइल बोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दिया हुआ है मतलब कोई नई बात नहीं है, ये हाइड्रोबोरेशन वाला ही है, बस BH3 ना लेकर अपने को ये लेना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। ये ले लिया तो होगा क्या, CH3 C, यहाँ H डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा B और आइसोअमाइल होल ट्वाइस। ये दो था ही, H आकर यहाँ जुड़ गया है, मतलब इसका ये वाला H यहाँ पहुँचता है। ये पहले भी देखे थे हम लोग, है ना, नई बात तो है नहीं। ये बन गया, और फिर इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें ठीक पहले जैसा, H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो ये कार्बन पर आकर कौन जुड़ जाएगा, OH। किधर से, सेम साइड से CH, और यहाँ आकर OH जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये सिन एडिशन हुआ है, मतलब H जिधर से जुड़ेगा उधर से ही OH जुड़ेगा। समझ गए बात ना? तो ये बन गया। अब अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो ये भी अपना इनॉल फॉर्म बना है क्या, तो यहाँ से H निकलेगा, टॉटोमराइज कर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, H आकर इस पे जुड़ जाएगा। तो टॉटोमराइज करने के बाद अपने पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, ठीक है। अगर इसी का लास्ट क्लास में किए थे हम लोग, अगर इसी का हम लोग HgSO4 H2SO4 से कराते तो एसीटोन बना था, याद करिए, बीच में यहाँ OH आया था,
तो कीटोन बना था, इसमें क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया डिफरेंस, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन विदाउट रिएरेंजमेंट, सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहरहाल यहाँ पर सिन ऑफ कोर्स है, ये और ये आपस में सिन जुड़े हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि ये टॉटोमराइज कर गया है। तो अगर ये टॉटोमराइज करके कीटोन बना दिया है, तो अब कैसा स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ गया है, अब तो रोटेट कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब टॉटोमराइजेशन के पहले तक सिन और एंटी का महत्व है, टॉटोमराइजेशन के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री वो भी लॉस हो जाती है, याद है ना, क्योंकि ये sp2 है, जब ये H आएगा तो अबव और बिलो दोनों आ सकता है, याद आ रही है ना बात। तो यहाँ का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो नहीं समझे बात, फिर से याद है, ये पाई बॉन्ड आता था, अगर ये कायरल होता था, इसको अगर हम लोग एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी में डाल देते थे, है ना, एसिडिक या बेसिक इम्प्योरिटी में डाल देते थे, तो इसकी कायरलिटी लॉस हो जाती थी, याद करिए, है ना। टॉटोमरिज्म चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था रेसमाइजेशन एंड टॉटोमराइजेशन, वो टॉपिक, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, सब जुड़ा हुआ है ना। वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो ये जब H वापस यहाँ आएगा तो अब H निकल कर अबव भी आ सकता है और बिलो भी आ सकता है, तो फिर कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री, खत्म हो गई बात। मतलब अब तो सिन का कोई मतलब नहीं रह गया ना कि इस तरफ रहेगा, अब तो चाहे इस तरफ रहे और चाहे इस तरफ रहे, किसी भी तरफ रह सकता है। कहानी आई समझ में। तो इसलिए यहाँ पर सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री या इन जनरल अगर आप देखें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का महत्व ऑलमोस्ट न के बराबर है, ठीक है, बस कुछ ही जगहों पर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनाना सीख गए, एंटी मार्कोनिकॉफ कराएंगे, मतलब अगर हम यहाँ से सीधा लिखना चाहते तो यहाँ H ज़्यादा है तो मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ H आता और यहाँ OH आता, ये मार्कोनिकॉफ होता तो, लेकिन क्योंकि मार्कोनिकॉफ नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ OH और यहाँ H जोड़ देंगे और बस ये बन जाएगा, ये बन जाएगा तो ये बना लो। क्लियर हुआ इतना बात। चलो तो अब सवाल किया जाए, इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए। क्लियर करें। आओ भैया देखो, राइट प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो अब एक चीज़ यहाँ और बता दिया जाए, फिर आप अटेम्प्ट करना शुरू करिए। देखो ये तो साया 2BH लिखा है, ये भी वही है, यहाँ BH3 लिख दिया, यहाँ भी BH3 लिख दिया, बोरेन लिख दिया, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। देखो आइडियली ये नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में ये भी लिख कर आएगा तो आप सेम प्रोडक्ट बनाओगे, समझ गए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं है ना, बट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्योंकि मिलता जुलता रीअरेंज वो है, रिएजेंट है,
तो आपसे ये या ये दोनों में से कोई लिखा रहे और एल्काइन लिखा रहे, आप प्रोडक्ट सेम बनाओगे बिना इस बात की चिंता किए हुए कि यार इससे तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। थ्योरेटिकली ये बात सही है, ये नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस में ये भी लिख कर आएगा तो सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, सारा क्वेश्चंस किया जाए। हो गया भाई, चलो फटाफट देखा जाए। तो अब इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। तो कहीं भी एक तरफ H और दूसरी तरफ OH जोड़ देना है। ये रिएजेंट देख लिए हम लोग, अपने को बस ये पता है कि ऐसा होगा, बस एक तरफ H एक तरफ OH जोड़ दो और सीधा एक लाइन में मैं अगर आंसर लिखूं, ये लिखा जाएगा। ये बात अगर आपको यहाँ से सीधा ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, पहले इनॉल बना लो फिर टॉटोमराइज करके लिख लो। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ये समझ में ऐसा सीधा दिखे ही पहली बार में। ठीक है, आप अपने हिसाब से चलिए। ठीक है, आप पहले इनॉल बना लीजिए फिर ये बनाइए, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगी। ठीक है ना। इसकी बात करें तो अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ है। अगर मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ H यहाँ OH आता, तो एंटी मार्कोनिकॉफ है तो यहाँ OH और यहाँ H आएगा। ठीक है, तो एक लाइन में आंसर लिखेंगे। यहीं पर एल्डिहाइड बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बोलो भाई, ठीक है। इसको देखो, हाँ इसमें CH3 COH ले लिया। ये क्या करता है भाई, भूल गए? ये रिडक्शन करता है, यहाँ H आकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन, OH की जगह H ही जुड़ेगा, सिन। याद आ रहा है ना, एल्कीन्स में देखे थे। तो इसमें भी अच्छा, मान लिया कि यहाँ से जो H आ रहा है वो यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ से जो H आ रहा है वो यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों H ही हैं। और सिन जुड़ेगा, सिन मतलब सेम साइड, सेम साइड मतलब दोनों मिथाइल एक साइड जाएंगे और ये H और ये H एक साइड आएंगे। अगर आपको थोड़ा भी इसमें संशय हो तो आप एल्कीन में जब ये बात हम लोग पढ़े थे तो वो मैकेनिज़्म, वो क्वेश्चंस एक बार फिर से देखिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बोलने से कोई है ना विशेष लाभ नहीं है। ये बात हो गई, ठीक। सिस बनेगा क्या, है ना, क्योंकि एक ही बार जुड़ा है तो ये इधर ये इधर। अब ये फिर से इससे अटैक मत कराना, जब भी ऐसा लिखा है तो एक ही बार है ना, ये नहीं कि अब फिर से इसका करा दिए तो फिर H और H आ गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जब तक एरो पर एक बार ये लिखे फिर एक बार और लिखे, मतलब दो बार लिखे या यहाँ पर दो इक्विवेलेंट लिखे, तब तक आप इसको एक ही इक्विवेलेंट मानेंगे और यहीं पर रिएक्शन रोक देंगे। ठीक है ना, एक बार। तो ये सिस वाला एल्कीन अपना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो तो ये वाला H जो है वो यहाँ आएगा क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ है, और यहाँ से ये वाला जो D है यहाँ आएगा, है ना, और दोनों सेम साइड जुड़ेंगे। चलो मैं बना रहा हूँ सीधा प्रोडक्ट। यहाँ CH3 बना दिया, यहाँ इसका H बना दिया, ये वाला D इस H के ही साइड में आएगा और ये वाला H यहाँ हो जाएगा। तो ये जो एल्कीन बना वो ट्रांस बना। बोले सर ट्रांस कैसे बना, सिन एडिशन होगा तो सिस बनेगा। ऐसा कहाँ लिखा है, नहीं, सिन एडिशन होगा तो सिस बना, ऐसा नहीं है। ये यहाँ आया था क्योंकि दोनों H थे, इस बार H पहले से यहाँ है जो अपोजिट चला गया, D और H ये दोनों सेम साइड जुड़ेंगे, ये सिन एडिशन हुआ। तो ये और ये अपोजिट हो गए तो ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है ना, एडिशन अभी भी सिन हुआ है, किसका किसका, इसका और इसका, लेकिन प्रोडक्ट ट्रांस बना है। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गई होंगी बातें ना, इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाएगा। आओ भाई, अच्छा एक प्रोसेस था
फिर एक प्रोसेस था हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। याद आ रहा है ना कुछ? तो जैसे अगर हम लोगों ने एक एल्काइन ले लिया था, तो इसमें अगर हम लोग H2PT ले लें, प्लैटिनम ले लें, पैलेडियम ले लें, निकल ले लें, रूथेनियम ले लें, रोडियम ले लें, इसके साथ हीट कर देते थे, हाइड्रोजनेशन, है ना। तो रिएक्शन केवल एक ही हाइड्रोजनेशन पे नहीं रुक पाता था। याद आ रही है ना बात? मतलब ये बनता था और इसका फिर से, है ना, हाइड्रोजनेशन हो जाता था और अपने पास RCH2CH2R बन जाता था। ठीक है, याद आ रहा है? लेकिन अगर इसको इस पर ही रोकना होता था अपने को, तो हम लोग क्या लेते थे? H2PdBaSO4, है ना, या CaCO3 या क्यूनोलिन या सल्फर, है ना। तो सिन एडिशन यहाँ पर भी होता है। ये हम लोग एल्केन्स में पढ़ चुके हैं, नहीं? तो ये सिस एल्कीन यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। अगर ट्रांस करना होता था तो हम लोग लेते थे लिथियम इन लिक्विड अमोनिया या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसको हम लोग, है ना, लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग बर्क रिडक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता था, है ना, R डैश, यहाँ H, यहाँ H, क्या? तो ये कहानी हो जाती थी। तो यहाँ पर ट्रांस बन जाता था, है ना। तो हाइड्रोजनेशन। अच्छा, ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, ये दोनों नहीं, ये तो एक मॉडिफाइड रिएजेंट हो गए। अगर हाइड्रोजनेशन के लिए आपसे रेट पूछे, ऑल्दो हम लोगों ने बात पहले भी करी है ना, अगर हम लोग हाइड्रोजनेशन का रेट पूछे, हाइड्रोजनेशन मतलब ये वाला प्रोसेस, ये और ये वाला नहीं, ये स्पेशल मेथड्स हैं। तो हाइड्रोजनेशन जो है, अगर आपको पूछे कि भाई एल्काइन और एल्कीन में हाइड्रोजनेशन का रेट किसके लिए ज़्यादा होगा, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ये बात कि एल्काइन का रेट ज़्यादा होता है। याद है ना? क्योंकि एल्काइन में जो पाई बॉन्ड होता है वो दोनों डायरेक्शन में, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। तो कैसे भी वो मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब करे, कोई ना कोई पाई बॉन्ड पड़ता है सामने। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर से ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये वाला कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। कुछ लोग, अरे सर अभी अभी तो पढ़े कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अभी आप बताए लास्ट क्लास में, आज आप बोल रहे हैं उल्टा। तो अब उन लोग को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन। क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था? नहीं, है ना। इसमें तो अलग ही मैकेनिज्म था, हाइड्रोजन वो सरफेस पे एड्जॉर्ब कर जाता था और जाके पाई बॉन्ड से जुड़ता था। ये कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। तो इसका ऑर्डर ये बताया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ऑर्डर वो है, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में यही बातें ही हैं। कोई भी बात, कुछ ही बात ऐसी हैं जो यूनिवर्सली ट्रू हैं, बाकी सारी बातें रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म है कि इस मैकेनिज्म के लिए ऐसा है, इस मैकेनिज्म के लिए ऐसा है। समझ के बाद तो आपको मैकेनिज्म पढ़ना और समझना और याद करना इसीलिए ज़रूरी है कि इस मैकेनिज्म में ये बातें थी, इस मैकेनिज्म में ये बातें हैं, ठीक है ना। और उस मैकेनिज्म दर मैकेनिज्म ही आपको बातें समझनी होगी, ठीक है ना। ओवरऑल यूनिवर्सल याद करके जैसे ही कोशिश करें कि नहीं ऐसा रूल बना लेते हैं, नहीं, तुरंत गलत होगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग याद करें तो एक होता था बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट याद है। देखो अगर हम लोगों ने एक एल्काइन ले लिया और इसमें अगर हम लोग बेयर्स रिएजेंट डाल दिए, मतलब कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन
KMnO4 सोल्यूशन, ये होता था कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन। अच्छा फिर से, क्योंकि सेम रिएक्शन है तो एल्कीन में याद करो क्या होता था, तो एल्कीन में पाई बॉन्ड टूटकर दोनों तरफ सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाता था। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 बार OH आ जाएगा, नहीं तो 2 बार OH आ जाएगा, तो RC एक OH एक OH, एक सिंगल बॉन्ड एक OH एक OH एक R, क्या, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है दोनों टूटेगा 2 बार OH जुड़ जाएगा। अब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होता है तो यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, मतलब सीधा एक लाइन में हम लोग लिख देंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, मतलब 1,2 डाई कीटोन बन गया। ठीक है, एकदम सिंपल बात, क्लियर हुआ ना। और ये जो एल्काइन है ये कैसा है भाई, ये नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल है कि नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। और एक एल्काइन अगर हम लोग टर्मिनल टाइप का ले लिए और इसका रिएक्शन बेयर्स रिएजेंट से करा दिए, ये वाला है टर्मिनल। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दो, यही डिफरेंस है बस यहाँ पर, कि वहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं था, चाहे जैसा एल्कीन हो एक ही तरह से रिएक्शन होता था। यहाँ पर अगर नॉन टर्मिनल है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर टर्मिनल है तो तीनों बॉन्ड तोड़ देता है बेयर्स रिएजेंट भी, क्या समझे, तीनों बॉन्ड तोड़ देता है। तीनों बॉन्ड तोड़कर जो दोनों पोर्शन है वहाँ पर दोनों तरफ क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, समझे बात। तो ये बॉन्ड टूटा RC और यहाँ पर ऐसे समझो कि 3 OH आ जाएगा, तो 3 OH आने के बाद 2 OH से वाटर लॉस होकर ये बन जाएगा, 1 OH बचा होगा। यहाँ भी 3 OH आ जाएगा तो 2 OH से वाटर लॉस होने के बाद C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और 1 OH आ जाएगा। ठीक ऐसे ही, समझ में आ रही बात। तो अगर टर्मिनल है तो ये बॉन्ड तीनों तोड़ देगा, नॉन टर्मिनल है तो ये बॉन्ड रहेगा, अगर टर्मिनल होगा तो ये बॉन्ड भी टूट जाएगा और इधर OH इधर OH, दोनों तरफ OH OH आ जाएगा। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो बेयर्स रिएजेंट के साथ बस ये डिफरेंस है, जल्दी से नोट कर लो, लिख लिया है। फिर आ जाओ दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते थे, जैसे रहता था KMnO4 है ना, KMnO4 OH माइनस हीट, या दे दिया गया क्या KMnO4 H प्लस हीट, या दे दिया K2 Cr2 O7 H प्लस हीट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, चाहे जैसा भी एल्काइन हो है ना, ये तीनों बॉन्ड तोड़ देगा और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझे क्या बोला गया, अगर कैसा भी एल्काइन हो तीनों बॉन्ड ही टूटेगा, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी टर्मिनल अगर हम लोग ले लें टर्मिनल, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए तो ये तीनों बॉन्ड तो तोड़ेगा ही, इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा RCOOH, इधर वाला पहले तो HCOH बन जाएगा, पहले तो ये बन जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ भी H है तो इसको भी तो ऑक्सीडाइज कर देता था ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कीन में याद करिए है ना, तो इसको भी कर देता था, तो जब इसको भी कर देगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू H2CO3, H2CO3 जो कि टूट जाएगा किस में, H2O प्लस CO2 में। आई बात समझ में, मतलब कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें कि किसी एल्काइन में अगर ऐसा ग्रुप है टर्मिनल वाला, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ दिस कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज टू CO2 प्लस H2, जैसे एल्कीन में भी था।
कि अगर डबल बॉन्ड CH2 होता था तो वो CO2H2 में चला जाता था। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, बस आप पैटर्न थोड़ा सा पहचानो, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो, क्लियर करें। आओ भाई, फिर एक रिएक्शन था वहां पर ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो इसमें दो पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे रिडक्टिव और एक पढ़े थे हम लोग ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करें और हम लोग नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लिए हैं और हम लोग O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 है और साथ में हमने ले लिया जिंक वाटर, या क्या ले लेते थे CH3 होल ट्वाइस डाई मिथाइल सल्फाइड, याद है ना, या डाई मिथाइल थायोईथर। तो इससे क्या होगा, केवल दो बॉन्ड टूटेंगे, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, मतलब ठीक वही प्रोडक्ट जो बेयर्स रिएजेंट के साथ मिल रहा है, पहचान गए। और अगर हम लोग यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन ले लिए और सेम रिएजेंट ले लिए तो ठीक वही प्रोडक्ट मिलेगा जो बेयर्स रिएजेंट के साथ मिलता था, ठीक है, मतलब HCOH। बोलो भाई, कहानी आई समझ में ना। मतलब बेयर्स रिएजेंट का जो प्रोडक्ट था वही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का है, किसके साथ, है ना, एल्काइन के साथ। तो इस तरह से याद कर लो, ठीक है। और दूसरा था ऑक्सीडेटिव, तो ऑक्सीडेटिव का जो हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हो जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस याद है, सिर्फ वाटर ले ले तो ये तीनों बॉन्ड तोड़ देगा और दोनों तरफ क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग टर्मिनल ले लें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम लोग टर्मिनल ले लें, अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये ऐसा टर्मिनल वाला ले लेते थे तो क्या बनता था, तो वहाँ पर ये CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता था ना, H2CO3 में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बेयर्स रिएजेंट जैसा ही होगा, टूटेगा तीनों बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर अपने को HCOH ही मिलेगा। मतलब क्योंकि ऑक्सीडेटिव में भी, ओजोनोलिसिस में भी H2O2 मिलता है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ओजोनोलिसिस में नहीं कर पाता था, याद करिए, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। रिडक्टिव में ऐसा बनेगा, टर्मिनल होगा तो दोनों एसिड बन जाएंगे। ऑक्सीडेटिव में अगर नॉन टर्मिनल है तो भी दोनों एसिड बन जाएंगे क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन अगर टर्मिनल है तो वही प्रोडक्ट मिलेगा जो यहाँ रिडक्टिव मिलता था, जो बेयर्स रिएजेंट मिलता था। मतलब बेयर्स रिएजेंट का टर्मिनल के साथ तीनों का प्रोडक्ट जो है वो, है ना, टर्मिनल का बेयर्स रिएजेंट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के साथ तीनों सेम है। क्लियर बात। चलिए एक और इसमें है ना, ऑक्सीडेशन बाय SeO2, यही लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन बाय SeO2, ठीक है। तो अगर हम लोग एक एल्काइन ले लें और इसका ऑक्सीडेशन SeO2 के साथ करा दें तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ एक ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R। क्या हो रहा है, समझ में आया। ये डबल बॉन्ड टूटा, दो वैलेंसी इस कार्बन पे खाली हुई, दो वैलेंसी इस कार्बन पे खाली हुई, दो वैलेंसी ऑक्सीजन को चाहिए, दो इस पे ऑक्सीजन को चाहिए, दोनों आकर इससे जुड़ गए। अगर हम लोग टर्मिनल टाइप का ले लें, है ना, SeO2 टर्मिनल टाइप का ले लें तो भी यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा और RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। मतलब यहाँ पर टर्मिनल SeO2 के साथ डाई कीटोन ही दे रहा है या एल्डिहाइड कीटोन अल्फा पोजीशन पे दे रहा है ना, 1,2 डाई कार्बोनिल टाइप का कंपाउंड। मतलब यहाँ पर ये इसका बॉन्ड नहीं तोड़ पाता। ये सारी इंफॉर्मेटिव बात है, आपको सिर्फ ध्यान रखनी है,
ठीक है। हाँ, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन भर भर के आ रहा है अगर हाइड्रोकार्बन से आ रहा है, नहीं, क्योंकि मोर और लेस याद करने वाली चीज़ है ना। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड किया जाता है ना, क्योंकि जो लोग सिर्फ याद करने के भरोसे होंगे उनके लिए तो फिर अच्छी बात हो जाएगी, है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन हाँ ठीक है, पता रहना चाहिए अपने को, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, लिख लिया भाई सबने? चल, अब आ जाओ, लिखो सम इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस, है ना। इसको आपको एक जगह लिख लेना है। देखो, सबसे पहला तो है डाइमराइजेशन, ठीक है। देखो तो ज़रा, देखो एक इसमें है कि अगर हम लोग एक टर्मिनल एल्काइन ले लें, ठीक है, और इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें CuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl के साथ, ये रिएजेंट कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना। बोलो कि सर हाँ टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन, नहीं, वैसा ही है लेकिन उससे अलग हो गया। वो था CuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, बेसिक मीडियम था। ये है CuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl सॉल्ट, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट हो गया। अगर ये एरो पे लिखा है और टर्मिनल एल्काइन लिखा है तो टेस्ट देकर नहीं चले आओगे कि हाँ गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर टर्मिनल, नो, इसमें डाइमराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है ना, जब इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, मैकेनिज्म अपने को नहीं जानना, ऐसे समझो कि ये वाला बॉन्ड, एक एल्काइन का ये वाला बॉन्ड इस पर टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, और ये H+ यहाँ से बाहर निकलेगा, इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, तो ये H+ आकर इससे जुड़ जाएगा निगेटिव से, और ये निगेटिव वाला इससे जुड़ जाएगा। क्या समझे? देखो यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ये कैसे ऐसे टूट गया। मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म नहीं लिख रहा हूँ इसका, मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट कैसे बनता है, बस ये। मैकेनिज्म तो कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होकर होता है, वो अपने को नहीं जानना है ना। जैसे अपने को, अच्छा इतना इम्पॉर्टेंट बात भी नहीं कि जानना ही जानना है, क्योंकि हाँ कहीं कुछ किताबों में कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो ये चीज़ बस अपने को पता रहनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। बहुत रेयर मिलेगा आपको, बट कॉपी पे रहना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि ये भाई ऐसे टूट जाएगा, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका H+ निकल के इससे जुड़ जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR, ऐसे हो गया ना। एक पाई बॉन्ड इसका टूट गया है तो ये एल्कीन हो गया है और ये एल्काइन है, तो ये बना है अपना एल्कीन आइन। क्या बोलो भाई, एल्कीन आइन है ना, और ये दोनों आपस में रेजोनेंस में है, ठीक। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये रिएक्शन सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस ही देंगे, नॉन टर्मिनल एल्काइंस का डाइमराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करें डाइमराइजेशन में ही ऑक्सीडेटिव डाइमराइजेशन है, ऑक्सीडेटिव डाइमराइजेशन है ना। जैसे ये भी टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन है, और इसको इस तरह से लिख दिया जाए, टर्मिनल एल्काइन ही देंगे। इसमें भी रिएजेंट ऑलमोस्ट इतना हिस्सा तो सेम है,
और यहाँ पर मिथेनॉल प्लस पिरिडीन भी ले लिया जाता है, ठीक है, और हीट कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ होगा नहीं कि यहाँ से ये दोनों H बाहर जाएंगे और ये कार्बन आकर इससे जुड़ जाएगा। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C R, तो ये बन गया डाई आइन, है ना, 2 आइन बन गए। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, हाइड्रोजन गैस, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डायमराइजेशन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, बस ध्यान रहना चाहिए। ध्यान नहीं भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेना है मेन से पहले, एडवांस में आने का चांसेस कम है। आओ फिर देखो, एक है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग एक नॉन टर्मिनल एल्काइन ले लिए और इसका रिएक्शन अगर NaNH2 के साथ हीट कर दिया गया, है ना, किसी इनर्ट सॉल्वेंट में, जैसे पैराफिन ले लिया गया या केरोसिन ले लिया गया, ठीक है, पैराफिन मतलब हाइड्रोकार्बन्स, तो कोई इनर्ट सॉल्वेंट ले लिया गया और इसके साथ NaNH2 के साथ स्ट्रांगली हीट कर दिया गया, तो ये आइसोमराइज हो जाएगा टर्मिनल एल्काइन में, ठीक है। तो इससे चला गया किस में, टर्मिनल में, तो ये हो गया आइसोमराइजेशन। तो अगर ये लिखा है और NaNH2 हीट लिखा है तो ये कर देंगे, और अगर टर्मिनल लिखा है और एरो पर लिखा हुआ है KOH, है ना, सॉलिड हीट, है ना, या अल्कोहलिक KOH हीट, है ना, कॉन्सनट्रेटेड, अगर हाईली फ्यूज्ड KOH या कॉन्सनट्रेटेड KOH या KOH सॉलिड के साथ हीट लिखा हुआ है तो टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बनेगा। मतलब समझ गए, नॉन टर्मिनल दिया है एरो पर ये दिया है टर्मिनल बना दोगे, टर्मिनल दिया है एरो पर ये दिया है तो नॉन टर्मिनल बना दोगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आइसोमराइजेशन, इसको जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ा जाए। लिख लिया अभी? ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिखो, तीसरा है पॉलीमराइजेशन। देखो, अगर मान लो हम लोगों ने 3 मोल एसिटिलीन ले लिया और इसका हम लोग रिएक्शन Fe के साथ हीट कर दिए या कॉपर के साथ हीट कर दिए, तो इसका तीनों मोल कंबाइन करके बेंजीन बना देता है, ठीक है। कैसे बेंजीन बना देता है, ऐसे समझा जा सकता है कि जो तीनों एल्काइन के मॉलिक्यूल होंगे वो इस तरह से अपने को अलाइन कर लेंगे, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, है ना, ऐसे समझो। ये बॉन्ड यहाँ टूटा मतलब इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव आया, ये बॉन्ड यहाँ टूटा मतलब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आया, ये बॉन्ड यहाँ टूटा मतलब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह का कंपाउंड बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से मान लो अगर 3 मोल प्रोपाइन ले लिए हम लोग और प्रोपाइन को हम लोग Fe के साथ हीट कर दें या कॉपर के साथ हीट कर दें, तो क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है तो इसमें भी वही कंपाउंड बनेगा, बस 3 मिथाइल ग्रुप और आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो हम लोगों ने 3 मोल ब्यूट 2 आइन ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, है ना, और इसके साथ सेम चीज़ किया गया, तो क्योंकि इसके पास दोनों तरफ मिथाइल है तो हर कार्बन पर एक एक मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, ये मेसिटिलीन है, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, तो इससे मेसिटिलीन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पॉलीमराइज हो जाएगा। एक दो तीन और है, जल्दी से इसको नोट कर लो और लिख के ख़त्म किया जाए।
लिख लिया इतना? फिर लिखो इसी में अगर मान लो 2 इक्विवेलेंट एसिटिलीन ले लिया और साथ में अमोनिया के साथ हीट कर रहा है Fe या कॉपर, ठीक है। तो अमोनिया के साथ अगर सेम रिएजेंट्स के साथ अगर इसको 2 इक्विवेलेंट को हीट कर देंगे तो इस बार क्योंकि 2 ही इक्विवेलेंट इस्तेमाल हुआ है तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी और बन जाएगा अपना पाइरॉल, ठीक है। अगर मान लो 2 इक्विवेलेंट हम लोगों ने एसिटिलीन ले लिया और यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने HCN, इसके साथ हीट कर रहे हैं Fe हीट या कॉपर हीट, ठीक है। तो इसके पास भी एक कार्बन है तो इस बार यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो पिरिडीन बन जाएगा, ठीक है भाई। अगर सेम इसी तरह से अगर बात किया जाए तो 2 इक्विवेलेंट एसिटिलीन का ले लिया और H2S के साथ Fe के साथ हीट कर दें या कॉपर के साथ हीट कर दें तो इस बार सल्फ़र यहाँ पर आ जाएगा तो थायोफीन बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये हो गया इनका पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइज करके ये एसिटिलीन जो है वो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स बना देता है, ठीक है। तो इंटीजर टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक बनाएगा, तो उसमें से ये रिएक्शंस रह सकते हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन है, देखो अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करें तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड को अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बन जाता है, ठीक है। तो एसिटिलीन बनाने का ये वन ऑफ दी है ना मेथड है। CaCO2 का जो स्ट्रक्चर है इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये Ca2+ है और C2 2- है, इसको C2 2- ऐसे भी लिख सकते हो या C ट्रिपल बॉन्ड C, एक इस पे माइनस एक इस पे माइनस, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट कर दिए या सिंपली कैल्शियम को भी हीट कर सकते हैं कार्बन के साथ, तो CaC2 बन जाएगा। उसके हाइड्रोलिसिस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बड़े आसानी से हाइड्रोलिसिस समझ सकते हो। वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो निगेटिव के पास जाएगा, मतलब H वाला पार्ट, और जो निगेटिव पार्ट है OH- वो इसके पास जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो एसिटिलीन बनाने का ये वन ऑफ दी मेथड हो गया। तो एल्काइंस में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एल्काइंस फटाफट फिनिश कर लो। हाँ, अब एक चीज़ और, अब क्योंकि बेंजीन के रिएक्शन अलग से दिखाई देंगे आपको, क्योंकि बेंजीन कंपाउंड ही है ना, बेंजीन पहचान लेते हैं, तो बेंजीन के रिएक्शन अलग से दिखाई देते हैं। तो अब आप फोस्टर भी पूरा लगा सकते हो, पूरा लगाने का मतलब मोर देन 1 पैराग्राफ जो भी दिया है, ITR सब लगा सकते हो, बस बेंजीन का छोड़ देना। और फोस्टर प्लस भी अब आप पूरा लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो एल्कीन्स और एल्काइंस के ही हैं। बेंजीन के अलग से हैं, उसको जब बेंजीन पढ़ लेंगे तो एक बार में उसको सारा लगा देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही।